विद सिमी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सो एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मुझे कम्युनिटी टैब मिल गया है। हमारे सब्सक्राइबर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि ये शो करते हैं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मालवा के परमार वंश के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री मेन सब कुछ के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो अभी प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजा भोज से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आए थे, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ और एक स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ राजा भोज से रिलेटेड। और एक जो आपने कहावत सुनी है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो इसकी पूरी डेफिनेशन क्या थी वो भी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परमार वंश का उदय कैसे हुआ। तो परमार एक राजपूत राजा कहे जाते थे। तो देखिए 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो परमार राजा थे वो एज अ सामंत काम करते थे राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के यहाँ। तो उस सामंत के रूप में एक उपेंद्र करके वहाँ पर उनके सामंत थे। इन्होंने ही परमार वंश की नींव डाली थी। तो हम बोल सकते हैं कि राजा उपेंद्र परमार वंश के संस्थापक थे। अब हम जान लेते हैं कि परमार वंश आए कैसे धरती पर। तो कहा जाता है कि अग्नि कुंड एवं लोक श्रुतियों से यह ज्ञात हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान के जो कवि थे ना चंद्रवरदाई, उन्होंने लिखा हुआ है कि जब परशुराम जी ने इस धरती से क्षत्रियों का नष्ट किया, उसके पश्चात ऋषियों ने आबू पर्वत, आपको पता है राजस्थान में माउंट आबू है, वहाँ पर आबू पर्वत पर यज्ञ किया, जिससे 4 चोल वंश उत्पन्न हुए। उन्हीं 4 चोल वंशों में थे चालुक्य, चौहान, परमार और प्रतिहार। तो यही थे परमार वंश। तो आपको ज्ञात हो गया कि अग्निकुंड से जन्मे थे चारों वंश, और ये चारों चोल वंश थे, उनमें से एक वंश था परमार। और एक और बता दें, इन चारों की आपस में कुछ नहीं पटती थी, है ना। आगे पढ़ लेते हैं कि परमार वंश के जो राजा थे, सबसे पहले राजा थे राजा उपेंद्र, जिन्हें कृष्णराज के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद आए थे हर्ष, इन्हें सियक द्वितीय भी कहा जाता था, जो कि 945 ईस्वी में आए। उसके बाद सबसे प्रतापी राजा थे राजा मुंज, जिन्हें बागपति मुंज कहा जाता था, और ये अत्यधिक संगीत प्रेमी थे। इन्हें संगीत इतना अधिक प्रिय था और बहुत अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र भी बजाते थे। उसके बाद इनके पुत्र आए थे सिंधुराज, ये भी संगीत प्रेमी थे, और राजा भोज, ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनके ही जो इनके राज था ना, इसमें कम से कम नहीं तो 500 विद्वान रहा करते थे। इतने विद्वान थे और विद्वानों के प्रेमी भी थे। तो राजा भोज का समय था 1000 से 1055। तो आपको रिलेट होना चाहिए कि इस समय मध्य प्रदेश में चंदेल वंश भी प्रगति पे था, ठीक है ना। तो आप रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। अब चलिए विस्तृत पढ़ लेते हैं। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र कृष्णराज थे, स्वतंत्र शासक थे, जिन्हें स्वतंत्र रूप से परमार वंश की स्थापना की थी सियक द्वितीय। इन्हें राष्ट्रकूट शासक खोटे ने इन्हें हरा दिया था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात। उसके बाद प्रतापी राजा आए थे बागपति मुंज, जो कि संगीत के अत्यधिक प्रेमी थे। और इनके समय में जो मालवा का काल था वो स्वर्ण युग कहा जाता था। और इन्होंने धार में मुंज सागर झील का निर्माण कराया, मांडू में मुंज सागर का निर्माण कराया, और अंत में तैलब जो राजा थे तैलब द्वितीय ने इनकी हत्या कर दी। उसके बाद बागपति मुंज के बाद आए थे सिंधुराज। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा राजा भोज के बारे में। और राजा भोज का जन्म उज्जैनी में हुआ था, जो कि सबसे प्रतापी राजा थे उज्जैन के विक्रमादित्य, उनकी 11वें वंशज कहे जाते हैं। और इनके पिता थे सिंधुराज। राजा भोज के बारे में अनेक जनश्रुतियाँ हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि वह अधिक दानवीर, प्रतापी, धन संपन्न से सुसज्जित राजा थे। अगर राजा भोज के बारे में बात करी जाए तो इनके समय में प्रजा का एक भी इंसान भूखा नहीं सोता था, मतलब प्रजा इतनी अधिक खुश थी कि जिसके बारे में जानकारियाँ हमें इनके इतिहास से पता चलती हैं। और ये इतने अधिक दानप्रिय थे कि इनके सामने लोग राजा कर्ण, जो कि सबसे अधिक दानवीर तक ले जाने जाते थे, उन्हें भी भूल जाया करते थे। राजा भोज का जब अभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक 15 वर्ष की उम्र में, उसी समय राजा भोज चारों तरफ से युद्ध से घिर गए। तो अगर हम देखें तो पूर्व में कलचुरी इन्हें परेशान कर रहे थे, तो उत्तर में तुर्कों का आक्रमण इन्हें बहुत अधिक परेशान करता जा रहा था। दक्षिण में चालुक्य राजा विक्रम इन्हें परेशान कर रहे थे। तो गुजरात साइड, यहाँ पर गुजरात के राजा भीम ने इन्हें बहुत अधिक परेशान किया। तो चारों तरफ से युद्ध से घिरे रहने के पश्चात भी राजा भोज ने चारों युद्धों का बड़ी वीरतापूर्वक सामना किया। साथ ही साथ एक मैंने अभी आपको कहावत बताई थी,
कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो कहाँ राजा भोज तो आप जान चुके कि वो कितने प्रतापी राजा थे, दानवीर राजा थे, युद्ध कला में निपुण थे। और अभी आप विद्वानों के बारे में भी जान चुकेंगे। जिसके दरबार में 500 विद्वान हो तो वह कितना अधिक विद्वान होगा, इसके बारे में आप सोच ही सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं राजा भोज के कार्यों के बारे में। तो अगर हम देखें तो राजा भोज के कार्य में इन्होंने भोपाल शहर की स्थापना की, भोजपुर के शिव मंदिर का निर्माण कराया। इसकी भी कथा है कि इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण किस लिए कराया, तो चलिए अभी हम जान लेते हैं। उसके बाद इन्होंने भोपाल के जीर्ण शीर्ण बांध का निर्माण कराया। इनके निर्माण कार्यों में सबसे इम्पोर्टेंट था भोपाल के जीर्ण शीर्ण बांध का निर्माण, जिसमें 100 जलाशयों से पानी आता था। आप सोच सकते हैं। संस्कृत के पठक पाठन के लिए इन्होंने भोजशाला का भी निर्माण कराया। चलिए हम जान लेते हैं कि भोजपुर के शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने क्यों कराया। चूंकि ये सरस्वती के उपासक थे, लेकिन भोजपुर में शिव मंदिर का निर्माण कराने का उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें, जब गुजरात पर गजनवी ने आक्रमण किया तो वो आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। और इस आक्रमण के बारे में जानकारी पता चली थी 6 सप्ताह बाद। किसको? राजा भोज को। तो राजा भोज बहुत अधिक गुस्से में आए, क्योंकि वो तो युद्ध कला में निपुण थे। वो चाहते तो सोमनाथ मंदिर ध्वस्त नहीं हो पाता, लेकिन उस समय उन्हें जानकारी मिली थी 6 सप्ताह बाद। तो उन्होंने गजनवी के पुत्र को बहारिच के युद्ध में पूरी तरह मार डाला था। युद्ध में उसे परास्त किया और बहराइच के युद्ध में उसे मार डाला। उसके पश्चात उसने 1026 से 1054 ईस्वी तक भोजपुर मंदिर के निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर किया। और उन्होंने द्वितीय सोमनाथ की स्थापना उन्होंने भोपाल से 32 किलोमीटर की दूरी पर भोजपुर में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपको पता चला कि इन्होंने द्वितीय सोमनाथ के नाम से भोजपुर में शिवलिंग की स्थापना की थी, क्योंकि ये चाहते थे कि उन्होंने वो मंदिर ध्वस्त किया है गुजरात का सोमनाथ, तो उन्हें द्वितीय सोमनाथ कहाँ पे ला के रख दिया था? भोपाल में थी। आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम देख लेते हैं इनके साहित्यिक कार्य क्या थे। इन्होंने कम से कम 23 विषयों पर 23 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। और इनमें तो 500 विद्वान तो थे इनकी सभा में, लेकिन धनपाल और उवत प्रमुख विद्वान कहे जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं युद्ध। इन्होंने बहुत से युद्ध किए। आपको सारे युद्धों के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि किन से ये पराजित हुए और किन को इन्होंने पराजित किया। तो कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य 5 को हराया था। कोंकण विजय की थी काशीदेव को पराजित करके 1020 ईस्वी में। उड़ीसा के आदिनगर के शासक इंद्ररथ को हराया था। दक्षिणी में गुजरात शासक कीर्तिराज को से युद्ध किया था। तो कीर्तिराज आपको याद होनी चाहिए, मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चंदेल राजा विद्याधर से पराजित हुए थे। चंदेल राजा विद्याधर इतना अधिक प्रतापी राजा था, तो आपको याद होना चाहिए कि इसने गजनवी को भी परास्त करने का कार्य किया था। ये कहावतें हैं, लेकिन परास्त किया था इसने। साथ ही इसने चंदेल राजा विद्याधर ने भोज को पराजित किया था। उसके बाद साकाम्बी के चौहानों से राजा भोज हारे थे। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इन्होंने राजपूत राजाओं के साथ मिलकर हांसी, थानेश्वर, नागरकोट को प्राप्त किया था। उसके बाद कलचुरी शासक गांगदेव को इन्होंने हराया था, जिसके बारे में जानकारी मिलती है पारिजात मंजरी में, उदय प्रशस्ति में, फलवन अभिलेख में। ये तीनों अभिलेख जानकारी देते हैं कि राजा भोज ने कलचुरी शासक गांगदेव को हराया था। और मैंने कलचुरी वंश की वीडियो पोस्ट की है, तो आप वहाँ पर जाकर कलचुरी वंश के बारे में सारा कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि कलचुरी वंश का प्रतापी राजा कहा जाता था गांगदेव। तो अभी मैंने आपको बोला ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज ने हराया था गांगदेव को। गांगदेव प्रतापी राजा थे, लेकिन उन्हें हराया तो गांगदेव। और दक्षिण में थे तैलप, तेलंगाना के राजा, तो तैलप को हराया था, इसलिए तैली। तो गंगू और तेली आया था गांगदेव से, और तेली आया था तैलप से। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि सोमेश्वर प्रथम चालुक्य शासक ने परास्त करके धार नगरी को इतना लूटा कि धार नगरी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। इसके बारे में जानकारी मिलती है नागाई अभिलेख में। तो आपको ये चारों अभिलेख बिल्कुल बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए। ये चारों अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में एग्जैक्ट पूछ लिए जाते हैं। पारिजात मंजरी, उदय प्रशस्ति, फलवन अभिलेख और नागाई अभिलेख। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं इनके विद्वान के बारे में। तो देखा जाता है कि राजा भोज सरस्वती के उपासक थे। धर्म, खगोल, साहित्य, विद्या, भवन निर्माण
काव्य, औसत शास्त्र रूप पर इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे। इन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त थी। सिंधुराज को भी कविराज की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, दोनों को याद रखना है। साथ ही सरस्वती कंठावरण इनकी प्रसिद्ध रचना थी। अब भोज की मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। राजा भोज की मृत्यु अत्यधिक कष्टपूर्ण हुई, क्योंकि भोज को पूरी तरह से मिटाने का कार्य किया था दो वंश के राजाओं ने। चालुक्य शासक भीम और कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण, इन दोनों ने घेर कर धारा नगरी पर आक्रमण किया, और इस समय राजा भोज भी थोड़े कमज़ोर हो गए थे, तो उन्हें परास्त कर इनकी कष्टपूर्ण इनकी मृत्यु हुई, और इनकी मृत्यु के पश्चात धारा नगरी पूरी तरह से तबाह हो गई। तो इस तरह से राजा भोज परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा गिने जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आई होगी। आगे हम और भारत अपने जो मध्य प्रदेश के बहुत से शासक हैं उनके बारे में जानेंगे, अलग अलग वंशों के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।